वडनगर की धरती पर पैदा लिया हुआ कोई शख्सियत और आरएसएस की गोद में पला हुआ कोई शख्सियत जो भारत को एक नई दशा और एक नई दिशा दे सके और अपने जीवन का सर्वोच्च पद पर आसीन रहे, वो भी 1 या 2 साल नहीं, 15 साल के आसपास की समयावधि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और 5-7 साल की समयावधि देश के सर्वोच्च पद, वास्तविक पद और सर्वशक्ति संपन्न पद, प्रधानमंत्री के पद पर रह करके कोई व्यक्ति के पास लोभ ना आए, परिवारवाद ना आए। भारत ने ऐसे व्यक्तित्व को कम ही देखा होगा। हमें लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले अगर कोई शख्सियत थे तो उस शख्सियत के रूप में हम लोग महात्मा गांधी को देख सकते हैं, जिन्होंने कभी अपने बेटों को उस अनुरूप प्रमोट नहीं किया। के बाद मनमोहन सिंह को देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को कभी प्रमोट नहीं किया। लेकिन अजीबोगरीब विडंबना है कि कोई भी व्यक्तित्व जिसका भाई मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो, प्रधानमंत्री के पद पर रहा हो, लगातार रहा हो, उनके परिवार का कोई व्यक्ति ऑटो रिक्शा चलाए। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में हर कोई सर्वशक्ति संपन्न होता है। लोकतंत्र में भी अमूमन सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति उसी तरह की संपन्नता के सुख का उपभोग करता है। क्या गजब की विडंबना ये नहीं लगती कि क्या कोई शख्सियत ऐसा भी हो सकता है कि उसका भाई ऑटो रिक्शा चलाए और एक भाई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहे? क्या उन लोगों की नियति के ऊपर हम लोग उंगली उठा सकते हैं? थोड़ा सोचकर मन घबराता है। आलोचनाएं होती है, होती रहेगी, लेकिन अपनी जगह पर अपनी तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन ये माननीय मोदी हैं, जिनका एक भाई ऑटो रिक्शा चलाता है। इनको देखिए, इनका एक भाई है जो भाई वृद्धा आश्रम चलाते हैं। इनका नाम है सोम भाई। ये वृद्धा एक बार की वाकया है कि इनको लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि ये प्रधानमंत्री के भाई हैं, तो इन्हों का स्टेटमेंट था कि हिंदुस्तान की तमाम आबादी में से एक नागरिक के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। थोड़ा अजीब लगता है, सोच करके भी अजीब लगता है। जहाँ पर राजतंत्रात्मक घराने जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप राजतंत्रात्मक हैं, उन लोगों के परिवार में शायद ही कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व हो जो गरीबी और अभाव को देखा हो। बिहार में लालू यादव के परिवार को देखिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार को देखिए, करुणानिधि के परिवार को देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में आप अब्दुल्ला परिवार को देखिए। दूर दूर तक गरीबी छू नहीं सकती, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्तित्व हो जिनके परिवार का कोई व्यक्ति रिक्शा चलाए, कोई वृद्धा आश्रम में हो, थोड़ा सा अजीब नहीं, अजीबोगरीब लगता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है। एक भाई है जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचते हैं। रमीला बेन इनकी पत्नी है जो किराना की दुकान चलाती हैं। अजीबोगरीब समा है। लालवाड़ गांव में ये पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते हैं। 6,000 रुपया इनका मासिक वेतन है। इनकी पत्नी रमीला बेन किराना की दुकान चलाती हैं, जहां से 1,000-2,000 रुपया कमा लेती हैं। क्या भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व देखने को मिलेगा? ये त्याग की कहानी है जनाब, ये बलिदान की कहानी है। थोड़ा सोच के भी अजीब लगेगा। एक घर में कोई आईपीएस पैदा लेता है, कोई दारोगा बनता है, तो घर वाले गौरवान्वित होते हैं और लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ईमानदार व्यक्ति और व्यक्तित्व हो तो ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है जहां लगता है कि सब अपने कर्मों के अनुरूप चलेंगे। अगली तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर हृदय की संवेदनाओं को छू लेगा। ये अरविंद भाई हैं।
जो कबाड़ का काम करते हैं। इनकी पत्नी रजनी है। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती, ये मैंने नहीं खींचा, ये मीडिया का पॉपुलर तस्वीर है। विश्वास मानिए, लोकतंत्र में ऐसे भी व्यक्तित्व पैदा ले सकते हैं, इसकी कल्पना करने मात्र से ही मन सहमता है, अविश्वसनीय लगता है। इसे भारत का सौभाग्य कहें या वर्तमान हालत में दुर्भाग्य कहें, ये आपको निर्णय लेना है। लेकिन ये सच है कि एक प्रधानमंत्री का भाई कबाड़ बेचता है, एक भाई ऑटो रिक्शा चलाता हो, एक भाई वृद्धा आश्रम में रहता हो, एक भाई अमृत भाई जो हैं वो फिटर का काम करते हैं, जो रिटायर कर चुके हैं। ये परिवार वालों की समझ है या मोदी की ईमानदारी का प्रमाण है? इसे आप किस रूप में देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लगेगा कि ये व्यक्तित्व अनोखा है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़ा और राष्ट्र के समर्पित होकर रह गए। एक भाई जो हैं इन्फोसिस में, पंकज भाई मोदी, जिनके साथ इनकी माता रहती हैं। मोदी जी अक्सर अपनी माता से मुलाकात के लिए इनके पास जाते रहते हैं। और ये जो पंकज भाई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अन्य भाइयों की तुलना में अच्छी है। लेकिन अगर हम लोग तुलना अन्य राज्यों के उन मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से या पूर्ववत प्रधानमंत्रियों से करें, तो जमीन और आसमान का फासला दिखाई देता है। क्या आपको नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री का भाई पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरेगा, एक प्रधानमंत्री का भाई ऑटो रिक्शा चलाएगा, एक प्रधानमंत्री का भाई ठेला में कभी पतंग बेचने का काम हो या सामान बेचने का काम हो, ये काम करेगा। अजीबोगरीब समा है, परिस्थितियां और ये तस्वीरें बोलती है जनाब। और जानिए, रिश्ते में लगने वाले एक भाई चंद्रकांत हैं, जो पशु गृह में, जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में खटाल कहते हैं, वहां पर हेल्पर का काम करता हूं। थोड़ी सी विचित्रता तो है, लेकिन सच है। प्रहलाद मोदी जो उनके भाई हैं, वो गले की दुकान चलाया करते थे, और जब वो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तो उस दरमियान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और यही प्रहलाद मोदी हैं जिन्होंने मोदी के विरुद्ध मुखालत करने में जरा सा भी पैरवी कोताही नहीं किया, बल्कि मोदी के विरुद्ध उन्होंने बात कहा और कहा कि मोदी की नीतियां छोटे दुकानदारों के विरुद्ध है। अजीबोगरीब समा लगता है। एक और भाई जो हैं पंकज भाई मोदी, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अन्य भाइयों से थोड़ी सी स्थिति बेहतर है और इन्हीं के साथ इनकी माता श्री रहती हैं। माननीय मोदी जी इनसे मुलाकात करने को अक्सर जाया करते हैं। जनाब, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती जो आपके सामने है। लगेगा कि माँ का आशीर्वाद है एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने देश के लिए परिवार छोड़ा और माँ ने परिवार के लिए आशीर्वाद दिया, जो न कभी दबाव के आगे झुके और न कभी राज सत्ता के मोह में बड़े और कड़े निर्णय लेने से झुके। इतिहास का पन्ना गवाह है। धारा 370, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों या राजीव गांधी हों, जिन्होंने छूने की हिम्मत नहीं किया, उस धारा 370 को हटा करके अखंड भारत की जो संकल्पना होती है उसको पूरा किया। ये मामूली बात नहीं था जनाब। आज लागू हो गया तो बातें आसान होती है, क्योंकि जनता एक वक्त के बाद भूलती है, हर काम को सामान्य अंदाज में लेती है। लेकिन ये काम मामूली काम नहीं था। इतिहास जब दर्ज होगा तो 370 इसी अंदाज में दर्ज होगा। इतने बड़े कदम उठाने के बाद खून खराबा नहीं होना, राम मंदिर जो कोर्ट के आदेशानुसार हुआ लेकिन कहीं दंगा नहीं होने देना, एक काबिले तारीफ चीज़ है। 3 तलाक, जिसमें मुस्लिम महिलाएं
कि सम्मान, इज्जत और आबरू की बात थी, जिसको कट्टरपंथी तबके के लोग धर्म के अंदाज में देखते थे, उसको इतनी आसानी पूर्वक लागू कर देना ये सामान्य काम नहीं था। जिन मुद्दों को लेकर के कोई चुनाव हारता है, उन मुद्दों के आधार पर कोई चुनाव जीत जाए, ये बतलाता है कि जनता सब जानती है, ये बतलाता है कि आप काम अच्छा कीजिए, आप नीयत सही रखिए, आवाम की जनता आपके साथ है। उसमें से नोटबंदी है। गजब की समाधि, लोग अपने अपने पैसों को बदलने के लिए चिलचिलाती धूप में खड़े थे, लेकिन मोदी की नीयत पर कभी संदेह नहीं किया। माना कि गलतियां हो सकती है, लेकिन इनका नीयत बुरा नहीं था। उस जमाने में 500 के नोट को लेकर के लोग अपने ही हाथ में कमाई हुई रकम को पलट कर देखते थे कि नोट डुप्लीकेट तो नहीं है। माना कि काला धन आया हो ना आया हो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रचलित डुप्लीकेट धन तो प्रचलन से गायब हुआ। नोटबंदी के बाद लगा था कि ये चुनाव हारेंगे, लेकिन चुनाव तब जीते। इतिहास गवाह है कि नोट बांट कर चुनाव जीतने का इतिहास रहा है। नोट लेकर कोई चुनाव जीत दे, ऐसा दबंग व्यक्तित्व तो भारत ने कभी नहीं देखा है। जीएसटी के बाद व्यापारियों की स्थिति बदतर हुई थी। एक देश एक कर, ये सोच को जमीन को उतार कर कोई देख तो ले। इन्होंने देखा, कहा, परिस्थितियां अभी तक सामान्य नहीं हुई है, लेकिन के बाद ये चुनाव जीते हैं। पाकिस्तान के साथ रणनीति कुछ अजीब होता था। आतंक फैलाए, बम फोड़े, हम लोग आग्रह अमेरिका से करते थे। मोदी ने कहा कि ना, नए भारत की नई संकल्पना है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया और सर्जिकल स्ट्राइक की नीति कर इन्होंने एक नई भारत की नई संकल्पना दी। सीना गर्व से चौड़ा हुआ। ये आधुनिक भारत का नींव था। भारत स्वच्छ हो, ये इनकी संकल्पना है। हर घर शौचालय हो। जनाब, महा शौचालय को शौचालय के रूप में ना देखें। ये आबरू है, ये इज्जत है महिलाओं की, इस रूप में इन्होंने देखा। उज्ज्वला योजना, ऐसी योजनाओं को इन्होंने जमीन पर उतारा जो संवेदनाओं को छूती हो। खाना बनाती माताएं या बहनें, चूल्हा फूंकती माताएं या बहनें, उनसे उनको कोसों दूर किया। बहुत कुछ तो निर्भर राज्य की सरकारों के ऊपर करता है कि वो लागू कैसे करते हैं। डिजिटल भारत, भ्रष्टाचार को रोकने की ये नीयत है और ये स्पष्ट है। जनधन योजना, धन हो या ना हो अपनी जगह पर हो, लेकिन खाता हो आपका, आप गरीब हैं, आप मनरेगा में काम करते हैं, रकम तो आपके अकाउंट में पहुंचना ही चाहिए। बीच के बिचौलिया तंत्र को समाप्त करने के लिए ये योजना है। नागरिकता संशोधन कानून, ये बहुत बड़ा कानून है। विवाद हुआ, हो भी रहा है, आगे की बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये सच है कि किसानों के हितों में किसान सम्मान निधि की योजना को भी लागू किया। विदेश नीति में अगर आप मूल्यांकन करते हो तो एक साथ इजराइल और सऊदी अरब हो, दोनों को एक मंच पर एक समान दोस्ती के पैगाम को करने वाला आज तक कोई पीएम नहीं हुआ। इन्होंने कर दिखाया। अमेरिका और रूस को एक साथ अपने समर्थक के रूप में बनाकर दिखा दिया। उत्तरी कोरिया को अपने साथ मिलाकर दिखा दिया। चीन जो आंख तरेरता था, आज आंख में आंख डालकर उसको वापस जाने को मजबूर कर दिया। मैं अभिभूत हूं व्यक्ति के रूप में। मैं भाजपा समर्थक हूं, ये कतई नहीं है। मैं राष्ट्र समर्थक हूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमें लगता है कि राष्ट्र को एक ऐसा व्यक्ति मिला, एक ऐसा व्यक्तित्व मिला, एक ऐसा नेतृत्व मिला जिस नेतृत्व को की नीयत पर शक नहीं की जा सकती। जनाब, थोड़ा अजीब नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का भाई रिक्शा चलाए? थोड़ा अजीब नहीं लगता कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरे?
जिस राष्ट्र में लूट खसोट की इतनी घटनाएं हो, जिसके एक आदेश पर महल तैयार किया जा सकता हो, उसका भाई ऐसा काम करेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कोई चांद दबाए सोता है तो कोई उजियारे को रोता है, कोई उजियारे को रोता है। इसे भारत का सौभाग्य कहें या कुछ और कहें, ये आप पर निर्भर करता है। मैं यूट्यूब के मंच से, दिल्ली कोचिंग सेंटर के संस्थान की ओर से, मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, सोचना आपको है, देश जितना मेरा है जितना उतना ही आपका है, जितना सत्ता पक्ष का है उतना विपक्ष का है। एक शब्द है, राष्ट्र है। पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन राष्ट्र बना रहना चाहिए। राष्ट्र को जातिवाद से, राष्ट्र को धर्म और मजहब के नाम से लड़ाने वालों से कोसों दूर रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।